साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। क्योंकि चुनाव 18 नवंबर का चुनाव है, अब 3 दिन शेष बचे हैं। तमाम विधानसभा सीटों पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सब दांव पेच लगा रही हैं। मैं बात करूं मीरापुर विधानसभा की, चूंकि मीरापुर विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत हॉट सीट है और यहाँ 3 दिन तक लगातार बड़ा वीआईपी मूवमेंट रहेगा। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि कल यहाँ सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ककरोली गांव में एक बड़ी रैली होने वाली है। 17 नवंबर को यहाँ जयंत चौधरी होंगे, वो उनका रोड शो भी होगा। इसके अलावा उनकी कई जनसभाएं होंगी। जब 18 की बात करेंगे तो 18 तारीख को यहाँ असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी रैली करेंगे। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की एक रैली होगी और 20 तारीख को चुनाव होगा। चूँकि 18 तारीख के शाम को जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। तो हमारे पास डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा जी हैं। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं और फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब अब हम लोग मीरापुर की बात करेंगे। मीरापुर में अब हालांकि चुनाव में तो 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन मीरापुर की बात करेंगे इस समय। अब मीरापुर में 3 दिन पूरा वीआईपी मूवमेंट रहेगा। अभी तमाम लोग लगभग 7-8 दिन बहुत सारी बड़ी संख्या में किसान का मूवमेंट गंगा के तट पर रहा। सब लोग गंगा स्नान पर गए क्योंकि बड़ा पर्व है वेस्ट यूपी के लिए और किसानों के लिए। अब 3 दिन कैसा रहने वाला है मीरापुर? देखिए, कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। 1 बजे उनकी जनसभा ककरोली गांव में है और वो कोशिश करेंगे पूरे इलेक्शन में का एक नब्ज सेट करने की, पूरे इलेक्शन की। और उनके मंच पर इकरा हसन भी रहेंगी, हरेन मलिक भी रहेंगे उस मंच पे, जो मुजफ्फरनगर के एमपी हैं, और उनके लोकल लीडर्स भी रहेंगे। तो वो एक तरह से जो मुस्लिम वोटर्स के बीच में डिवीज़न है, उनकी कोशिश रहेगी कि वो डिवीज़न नहीं हो। तो वो बुलडोज़र का सवाल ज़रूर उठाएंगे वहाँ पर, वो एनकाउंटर वाला सवाल ज़रूर उठाएंगे। और वो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ या कादिर राणा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनका सवाल भी ज़रूर उठाएंगे वहाँ पे। और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी वो बात कर सकते हैं। लगभग 130-32 शिकायतें अब तक समाजवादी पार्टी कर चुकी है इलेक्शन को लेकर के। बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हो रहे हैं। जैसे कादिर राणा पे एक मुकदमा इसी को लेके हुआ कि उनकी गाड़ी पे जो झंडा लगा था उसका साइज़ जो है वो मानक से ज़्यादा था। तो इस तरह के बहुत से एफआईआर हो रही हैं। तो ये सारे इश्यूज वो रेज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो किसानों के सेगमेंट पे भी बात करेंगे। और ख़ास बात ये है कि चूँकि जयंत चौधरी ने उनके पीडीए के फॉर्मूला जो है उसकी फुल फॉर्म बताई थी यहाँ पे, पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा, उसका काउंटर किया था अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कि जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल फॉर्म बताने वाले जो है डीएपी के फुल फॉर्म भी बता दें, किसान परेशान है, लाइन में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ये दौर चल रहा है सियासत में, जिसमें स्लोगन्स की बात है, काउंटर अटैक्स की बात है, तो उसमें कुछ ना कुछ नई बात, कोई नया जुमला, कोई नया स्लोगन, कोई नया काउंटर अटैक लेकर के अखिलेश यादव आ सकते हैं। और इसको डाइल्यूट करने के लिए, अखिलेश यादव की कल की जनसभा को डाइल्यूट करने के लिए, जयंत चौधरी ने ठीक अगले दिन 17 तारीख में एक रोड शो लगा दिया है। 10 गांवों से होकर के लगभग ये रोड शो निकलेगा, जिसमें वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित भी करेंगे। और वो शायद उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो अखिलेश यादव कल यहाँ से ककरौली से उठाने वाले हैं। तो ककरौली इम्पैक्ट को, अखिलेश यादव के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और अपने वोटर्स को मैनेज करने के लिए जयंत चौधरी रोड शो में पूरी ताकत झोंकेंगे। उसके बाद फिर चंद्रशेखर और आज़ाद और ओवैसी की रैलियां होने वाली हैं जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि जयंत चौधरी यहाँ 4-5 सभा भी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री और वो दोनों एक बड़ी रैली भी कर चुके हैं, क्या कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव चूँकि 16 को आएंगे और 17 का प्रोग्राम उन्होंने रखा है रोड शो का, तो क्या कहीं कुछ डर है जयंत चौधरी जी को अभी? दरअसल चुनाव बहुत कड़े मुकाबले में फंसा हुआ है, बहुत टफ फाइट हो रही है। और चुनाव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं मंचों से कि चुनाव और युद्ध जब तक आप जीत ना जाएं और इसकी घोषणा ना हो जाए और सामने वाला परास्त ना हो जाए, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। तो निश्चित तौर पर कोई भी चूक करना नहीं चाहता, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे ओवैसी हो और चाहे जयंत चौधरी हो। सबकी साख दांव पर लगी हुई है और ये सीट
हारने के मायने हैं, जीतने के बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल का टेन्योर मिलेगा, एक सीट किसी को मिल जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पे तो फ़र्क पड़ेगा, अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो एस्टेब्लिश होंगे। ओवैसी को भी फ़र्क पड़ जाता है अगर बाई चांस उनकी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन अगर इसको लूज कर जाते हैं, अगर इसको आरएलडी लूज करती है तो बीजेपी आरएलडी के गठबंधन में कहीं गांठ पड़ेगी। अगर इसको समाजवादी पार्टी लूज पड़ जाती है तो ये माना जाएगा कि साहब पीडीए का फॉर्मूला एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, 27 का पेस इससे सेट होगा। और चंद्रशेखर लूज कर जाते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि साहब नगीना तो जीत गए थे बाई चांस, ये अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं बहुजन के फॉर्मूले को। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट बन गई है इस चक्रव्यूह की वजह से, और इस चक्रव्यूह को हर कोई भेदना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है इस सीट को, इसलिए ताकत लगा रहे हैं। और चूंकि अखिलेश यादव ने जो शैली विकसित की है हाल के दिनों में, तंज के तरीके से भाषण देते हुए और जिस तरह से वो हमले बोलते हैं सरकार के ऊपर, उसमें निश्चित तौर पर वो चूंकि जिस बेल्ट में वो वहाँ जनसभा रखी भी है कि वो मुस्लिम बहुल गांव है और मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला गांव है, एक सेंटर है एक तरह का, तो स्ट्रेंथ अच्छी जुटेगी। और मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो लगातार क्वेश्चन रेज करेंगे, तो उनके सवाल वोटिंग के वक्त तक वोटर्स के दिमाग में बैठे ना रह जाएं और वोटर का मन ईवीएम का बटन दबाते वक्त साइकिल की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए जयंत चौधरी उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए उनके भाषण के प्रभाव को, उनके असर को कम करना चाहते हैं, इसलिए ठीक अगले दिन उन्होंने एक रोड शो लगा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, 18 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो ये कौन सी वजह है, इसके पीछे क्या कहानी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद इन दोनों ने 18 तारीख को रैली क्यों रखी? क्या इन्हें कहीं ये डर था कि बीच में अखिलेश यादव आएंगे और कहीं वोट ट्रांसफर ना हो जाए? निश्चित तौर पे जब आखिरी वक्त में आप प्रयास करते हैं तो वो ताज़ा रहते हैं वोटर के जहन में। जब आप शुरुआती दौर में कर जाते हैं, जैसे जयंत चौधरी ने 4 दिन की जो जनसभाएं की थी वो काफ़ी अर्ली स्टेज में कर दी थी। इलेक्शन वोटिंग तो 20 तारीख को होगा, तो 20 तारीख तक उनका असर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल होता है, इसलिए वो लगातार पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से चंद्रशेखर तो घूम गए इस इलाके में, लेकिन वो दोबारा आ रहे हैं रैली करने, इसलिए आ रहे हैं कि ताकि वोटरों के जहन में उनकी बात, उनके मुद्दे, उनके सवाल जिंदा रहें, वो ईवीएम का बटन दबाने तक। यही ओवैसी करने आ रहे हैं। अब डिपेंड इस पे करेगा कि बंटवारा कितना होता है, ध्रुवीकरण होता है कि नहीं होता है, और उस ध्रुवीकरण की राह में कौन कौन से समीकरण आड़े आते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बसपा ने अपने कैरियर में पहली बार उपचुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश की तमाम 9 सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं, और ये क्या वजह है कि मीरापुर में अभी तक आकाश आनंद या खुद बसपा प्रमुख मायावती अभी तक हमें लग रहा है कि ना कोई बड़े नेता है और ना वो आए, इसके पीछे क्या वजह है? वो देखिए, मायावती जी पहले ही कह चुकी हैं वो किसी भी सीट पे नहीं जाएंगे इस उपचुनाव में, कहीं उन्होंने एक भी जनसभा नहीं की। उनके आकाश आनंद ने भी कोई जनसभा नहीं की, और पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से हमारी बात हुई कुछ नेताओं से, तो उनका कहना यह है कि बहन जी इसमें कन्वेंसिंग नहीं करेंगी, वो आएंगी नहीं, फ्री छोड़ दिया उन्होंने। और उनकी पॉलिटिक्स का पैटर्न भी यही है कि जब वो सत्ता में होती हैं तो आक्रामक तेवर में सत्ता चलाती हैं, और जब वो विपक्ष में आती हैं तो वो फिर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक सिमट जाती हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन, इसमें ज़्यादा विश्वास उनका नहीं है। तो बहन जी अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो कोई जनसभाएं करने जा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल है, एक बड़ी रोचक बात है कि बाबू मुनकाद अली बसपा के बड़े नेता हैं, और चूंकि जब 2007 से 12 तक बसपा की सरकार रही तो उन्हें वेस्ट यूपी का मिनी मुख्यमंत्री माना जाता था, और वो बड़े नेता हैं। अभी तक वो क्या इसलिए मीरापुर नहीं गए कि उनकी बेटी सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रही है? निश्चित तौर पे ये बहुत संभव है। दूसरा, ये उनका अब कार्य क्षेत्र भी नहीं है, पूर्वांचल में उनको जिम्मेदारी दी गई है, और हाल में उनके यहाँ शादी को लेकर के जो पूरा घमासान मचा है, जिस तरह से बसपा ने अपने 3 बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पे, उनके यहाँ शादी में जाने पे, और कादिर राणा फैमिली का कोई आदमी वहाँ नहीं गया, सिंबुल राणा भी नहीं गई, मुनकाद अली जी के बेटे की शादी में, अपने भाई की शादी में नहीं गई सिंबुल राणा, तो वो इशू तो निश्चित तौर पे बना हुआ है। और ये खतरा उनको था, जो बताया गया, जो तर्क दिया उन्होंने, तो वो ये दिया कि साहब ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, यहाँ शादी की जो तस्वीरें होंगी उनका माइलेज वो वहाँ पे ले इलेक्शन में, तो इसलिए उन्होंने उससे बचने की कोशिश की। तो शायद मुनकाद अली तो नहीं आएंगे। अब कादिर राणा की बेटी प्रचार की कमान
संभालने के लिए उतर गई हैं मैदान में। चूँकि सिंबुल राणा प्रभावी तरीके से स्पीच नहीं दे पा रही हैं, वो हाउसवाइफ थी अभी तक और अब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई अचानक, हालांकि पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अभी वो उतनी वोकल नहीं है। वो सदा नपातुला कम शब्दों में छोटा भाषण देती हैं। उनकी बेटी जो है, जो MBBS हैं कादिर राणा की, वो लगातार अटैकिंग भाषण दे रही हैं। वो मुस्लिम्स को बिना मुस्लिम नाम लिए एकजुट होने का संदेश भी दे रही हैं। वो कह भी रही हैं कि ऊपर वाले ने हमें मैसेज दिया है कि एक हो जाओ, लड़ो दमदारी से। और अब सिंबुल राणा तो लखनऊ की ट्रेन में बैठ ली हैं। अब जब आप वोट देने जाओगे तो आप ये मानो कि वो लखनऊ की ट्रेन में बैठ चुकी हैं विधायक बन के। अब अगली बार जब वो आपके बीच में आएंगी तो विधायक सिंबुल राणा आएंगी। तो इस तरह से वो कन्वेंसिंग कर रही हैं। ये पूरी कमान उनकी बेटी ने संभाल ली है। अब कादिर राणा भी फ्रंट पे नहीं है, शाह उनके बेटे भी फ्रंट पे नहीं है। कादिर राणा की कोई स्पीच में वायरल नहीं हुई, कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर रहे। वो बहुत ज़्यादा नपे तुले कम शब्दों में वो चीज़ों को निपटा रहे हैं और मंचों पर नहीं बैठ रहे हैं सिंबुल के साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 3 दिन पहले एक गांव में जहां इकरा हसन का प्रोग्राम लगा हुआ था, इकरा हसन वहाँ नहीं पहुंची और वहां सिंबुल राणा और कादिर राणा की बेटी पहुंची। इस बात को लेकर पूरी नाराजगी होगी। लोगों ने कहा कि अब रैली नहीं होगी, अब कोई मीटिंग नहीं होगी और हम लोग तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे। एक आवाज़ उठती है कि खुदा के बंदो समझो, और तब वो कहती है कि मुत्तहिद लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और जिस तरह उसने इस अंदाज में उर्दू के अल्फाज में उसने अपनी स्पीच शुरू की तो तमाम लोग जो थोड़ी देर पहले बहुत शोर मचा रहे थे वो शांत होकर उसकी नारेबाजी करने लगे। तो ऐसा लगा नहीं कि जो कादिर राणा की बेटी है वो एक 3 दिन पहले सुर्खियों में आई है। पहले क्या उसे बोलने को मना कर दिया था, क्योंकि उस समय तो हालात ऐसे बने कि वहाँ लोग उठ के जाने लगे। और एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब कि ये पढ़ी लिखी बेटी है कादिर राणा की, डॉक्टर है, MBBS किया है लखनऊ से। ऐसा क्या वजह थी कि सिंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया? वो पढ़ी लिखी अच्छी वक्ता भी है, उसे प्रत्याशी ना बनाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सिंबुल राणा कादिर राणा के बेटे की पत्नी हैं। बेटी को तो अभी जो सामंती मूल्य मान्यताएं हैं, सामंती संस्कार हैं, उनमें ये माना जाता है कि बेटी तो पराया धन है, वो शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी तो विरासत तो अपने ही घर का आदमी संभालता है। ऐसी मूल्य मान्यताएं समाज की हैं, ऐसी परंपराएं समाज की हैं। हालांकि कोर्ट ने भी अब बेटियों को संपत्ति में हक दे दिया है, बराबरी का हक दे दिया है। तो शायद ये वजह रही हो कि कादिर राणा बेटी को चुनाव लड़ाने का साहस नहीं जुटा सके, वो बहू को चुनाव लड़ाना प्रीफर किया उन्होंने। दूसरा, इस टिकट में बड़ी भूमिका अखिलेश यादव जी की है, जिन्होंने खुद उनके बेटे की बहू को, चूँकि अखिलेश यादव जी के पास ये सारा फीडबैक था, ये टिकट उनका है, ये प्रस्ताव उनका है और वो नहीं चाहते थे कादिर राणा लड़ें या उनके बेटे लड़ें, तो उनकी भी इच्छा यही थी। दूसरा सवाल ये था कि पहले आप देखिए दोनों में अंतर है, दोनों के भाषणों में। सिंबुल राणा जब बोलती हैं तो वो हिंदी में बोलती हैं, पूरी तरह से नमस्कार से संबोधन शुरू करती हैं। और उनकी जो बेटी हैं कादिर राणा साहब की, वो उर्दू के अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ये वैसा ही कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कुछ कुछ जैसा जयंत चौधरी जी और योगी जी जब मंच पर साथ आते हैं तो ठीक वैसे ही सेंटिमेंट्स को कैश करने की कोशिश कर रही हैं कादिर राणा की बेटी, और सिंबुल जो है एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के स्पीच में झलक रहा है। चूँकि डॉक्टर साहब लगातार फील्ड में जाते हैं और फील्ड में लगातार वो सटीक विश्लेषण करते हैं। साथियों, अब चुनाव के 3 दिन शेष बचे हैं और चूँकि हम लोग बहुत बारीकी के साथ में विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत बारीकी के साथ में जो पाठक है उनके पास तक वो सब चीज़ें पहुँचा रहे हैं जो रियल में हो रहा है। तो आप लगातार देखते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने आप कमेंट भी लिखें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत सकारात्मक होते हैं, उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है, करंट की जानकारी मिलती है, धरातल की जानकारी मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है पुनः एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार काम कर रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं लगातार, आप हम साथ साथ निकलते हैं अक्सर और साथ साथ ये चर्चाएं भी कर रहे हैं। ग्राउंड पे लगातार हम लोग अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमारी कमियां भी लिख सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने वाली बातें भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।